नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आदिकाल भाग 5 में 125 प्रश्न होंगे। काफ़ी दिनों से इसका वेट हम लोग कर रहे थे कि इसकी नौबत आए और आज इसको सीरियल में लगाया गया है ताकि आदिकाल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इसके पूरे होते ही साहित्य इतिहास लेखन को अगर मिला दिया जाए तो 625 प्रश्न, जिसमें से 525 प्रश्न सिर्फ आदिकाल से और साहित्य इतिहास लेखन पर 100 प्रश्न हैं। तो 625 प्रश्नों की ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप लास्ट पेपर आप पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने ही प्रश्नों में आपके जो 2-4 प्रश्न आदिकाल से और साहित्य लेखन से आने हैं वो इसी में से आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किस विषय में है? उम्मीद है विकल्पों की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने हमारे साथ लंबे समय से पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 और आदिकाल के पिछले पेपरों में कई बार आया है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो वो गोरखनाथ हैं, जो कि पंजाब के निवासी थे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो जो सबसे छोटा संस्करण है उसे दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मूलतः मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीसल देवरासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं। बीसल देवरासों के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? संपादन की बात आए तो माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा हैं, जो कि बीसल देवरासों का संपादन किए थे। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के लिए वो जाने भी जाते हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, बिल्कुल की है, अन्यथा हम लोग आज क्यों जानते हैं अमीर खुसरो को। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। केवल धर्मोपदेश देकर चले जाते तो शायद इतना कोई उन्हें नहीं जानता। तो ये विकल्प उनके विषय में सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउल बेल के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखते हैं। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। केवल यही पृष्ठ थोड़ा सा गड़बड़ है, छपाई सही नहीं थी, बाकी सारे सही हैं। इसका रचयिता रोड़ाकृत राउल बेल सभी जानते हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, शिला पर अंकित थी। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, बिल्कुल है। इसमें राउल नामक नायिका का शीर्ष वर्णन है। तो राउल नामक नायिका नहीं है, ये इसकी नायिका का नाम कुछ और है। यहाँ पर डी विकल्प गलत हो गया। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी की बात हो रही है, कौन सा कवि प्रथम है, किसने कौन सा माना है? सूची 1 और सूची 2 दी गई है। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्प कहाँ चढ़ते हैं? शिव पर चढ़ते हैं, तो पुष्पदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने। राम कुमार वर्मा, राम क्या है? स्वयं है, भगवान। राहुल शंकरात्यायन सा आता है और सरहप्पा। गणपति चंद्र गुप्त, शालिभद्र सूरी।
ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देवसेन की रचना है श्रावकाचार, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, रास सुमतिगढ़, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। भारत में एक कथा हमारे आसपास होती रहती है, सत्यनारायण स्वामी की कथा, जिसमें पंडित जी एक छोटा सा ब्लैक कलर का पत्थर लेके आते हैं, जिन्हें शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, और उनको जब पंचामृत बनाते हैं तो उनको दही से स्नान कराया जाता है और पंडित जी उनकी पूजा करते हैं, और ऐसा उम्मीद है पूरे भारत में होता होगा। तो भारत के ईश्वर कौन है? शालिग्राम जी हैं। ये शालिग्राम है तो भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी की रचना है, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। जिन धर्म सूरी की नहीं है तो डी विकल्प सुमेलित नहीं है। 8वां प्रश्न है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। पहला विकल्प सही है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। 10वां प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कथनों को थोड़ा सा मैं अक्सर कहता हूँ कि कई बार पढ़ें। पृथ्वीराज रासो और उसकी भाषा के संबंध पृथ्वीराज रासो और उसकी भाषा को मानने वाले के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कन्नौजी रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश श्याम सुंदर दास, ब्रज भाषा ग्राउज ने मानी है, अपभ्रंश राम कुमार वर्मा। तो कन्नौजी शायद गारसा दत्तासी ने मानी है और इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। अपभ्रंश श्याम सुंदर दास, ब्रज ग्राउज, दोनों के नाम में तरह की मात्रा है और इससे आप मैच कर सकते हैं। अपभ्रंश राम कुमार वर्मा। 12वां प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है? चारण काल आदिकाल का नामकरण किया है राम कुमार वर्मा ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हालांकि यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, इसलिए राम कुमार वर्मा सही है। अगर दोनों होते तो दोनों सही हो जाते, क्योंकि दोनों ने चारण काल की संज्ञा दी है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो आदिकाल से संबंधित हैं। सी विकल्प सही है। 14वां प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? दान वाक्यावली जयदेव। 15वां प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है।
दोनों के प्रा से आप मैच करें तो गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर नगेंद्र ने पिंगल भाषा का माना है, वहीं पृथ्वीराज रासो को ही डिंगल भाषा का माना है बच्चन सिंह ने। तो आप एक चीज़ याद रखें, बडिंग और नपिंग। हालांकि इनका कोई मतलब नहीं निकलता है बडिंग और नपिंग का। बडिंग का तो निकलता है, वो जो पेड़ों में छोटे छोटे किल्ले होते हैं उनको बड कहते हैं, और उनको काट दिया जाता है जो उनके ऊपरी हिस्से होते हैं तो उसे बडिंग कहते हैं, उसका मतलब निकलता है अंग्रेजी में, लेकिन नपिंग का तो नहीं निकलता है। तो बडिंग बा से बच्चन सिंह क्या माना है? डिंगल। नपिंग मेन्ना नगेंद्र ने क्या माना? पिंगल भाषा माना है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ रचना के बारे में पूछा गया है, लेखक के बारे में नहीं, किसने माना है, विद्वानों के बारे में नहीं माना गया, पूछा गया है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, डा ध्वनि का विकास, ढा ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर आई का प्रयोग। तो ये सभी हैं, ए को छोड़कर। संयोगात्मकता की ओर झुकाव नहीं है। 20वां प्रश्न है, सभी साथी जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन 10 बजे एक नया टेस्ट पेपर, एक नई क्लास डेली अपलोड होती है और आप लोग अच्छे से अध्ययन कर ही रहे हैं। तो जो साथी नए जुड़ते हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़कर कोई भी प्रश्न जो आपको समस्या कर रहा है निसंदेह निसंकोच आप पूछ सकते हैं। 20वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में यह कथन किसका है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में यह कथन किसका है? भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने बैठते हैं। कुछ ऐसा ही है कथन, थोड़ा सा इसमें जो भी हो उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है, डी विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है, चंद ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? किस छंद का प्रयोग किया है? तो अरिल, पद्धड़ या कवित सवैया। मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग है। बाकी छंदों की संख्या पूछी जाए तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। और सर्गों या चैप्टर की बात करें, अध्यायों की बात करें तो 69 समय अध्यायों के नाम समय रखे गए हैं और 69 समय है, तो इसका भी ध्यान रखें। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 22वां प्रश्न है, नेट का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, नेट भी नज़दीक है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है? तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। 23वां प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? जो इंदु ने किया है, बी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? अच्छा, महासुख की बात आ जाए तो अगर आपको नहीं भी पता है
तो सिद्ध लगाइए, क्योंकि महासुख की बात सिद्ध ही करते हैं, महासुख की ओर उन्मुख किया है। 25वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई है ना, ध्यान रहे चंद्र बरदाई लिखा होता है तो चंद बरदाई शुद्ध है। और चंद बरदाई क्या है? केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि शुक्ल जी के अनुसार ये सही है। केवल दूहा और तोमर के रचयिता, देखिए केवल कहीं भी लगा हो, आप कोई भी पेपर दे रहे हो और केवल लगा हो तो अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर केवल लगा रहता है एग्जामिनर भी चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें, तो व्याकरण में पारंगत। तो 2 और 4 तो सही है, पहला और तीसरा सही नहीं है। 26वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। चंदन वाला रास आसुगु, आसुगु या कई जगह आसुग भी मिलता है, तो दोनों सही हैं। स्थूली भद्ररास विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित या दामो कवि, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीसर ठाकुर, सही है। स्थूल भद्ररास जिन धर्म सूरी की रचना है, जिन धर्म सूरी। स्थूल भद्ररास जैसे जिन्न होता है ना, तो काफ़ी स्थूल होता है, बड़ा होता है, ऐसे आप याद रखें। देखिए पढ़ाने के साथ मेरा लक्ष्य एक चीज़ ये भी है कि रचनाएं ज़्यादातर याद नहीं होती हैं। आप सभी की यही शिकायत रहती है कि हमें याद नहीं होता है, तो उनके लिए क्या तरीके हैं? यही तरीके हैं, इन तरीक़ों से बताने से आपको चीज़ें हिट करेंगी। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, आलोचक का नाम पूछा गया है कि किस आलोचक ने ये कथन कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? जब अनुरक्त पूछा जाए तो संयोगिता के प्रति पृथ्वीराज अनुरक्त था। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इसके संपादक हैं। 30वां प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। चौपाई दोहे का प्रयोग सबसे पुराना शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। डी विकल्प सही है। 31वां प्रश्न है, विद्यापति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विद्यापति के विषय में संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। विद्यापति आदिकाल व भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। देखिए विद्या बच्चन से याद रखें, विद्या बच्चन किसी का नाम मान लीजिए। बच्चन सिंह ने क्या माना? विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। विद्यापति ने अभिनव जयदेव की उपाधि बच्चन सिंह ने दी थी। बच्चन सिंह उपाधि देने वाले कोई नहीं होते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी, ना कि विद्यापति को बच्चन सिंह ने।
तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है कि कौन है, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो ये विद्यापति की रचना है। थोड़े से नए प्रश्न आपको मिले होंगे अभी तक में, 33 तक में आपने देखा होगा। बिल्कुल यहाँ संभावना बन रही है कि ये प्रश्न आ सकते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। महामुद्रा शब्द बार बार आता है सिद्ध साहित्य जब आप पढ़ेंगे, तो सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग जो होता है ये सिद्धों से संबंधित है और महामुद्रा का अर्थ है। 35वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है, तो कीर्तिलता में हुआ है। डी विकल्प सही है। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। बी विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। अड़तीसवां प्रश्न है, विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रीतम की प्रीतमा के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहाँ नहीं है। कथन किस आलोचक का है, तो रामरच बेनीपुरी जी का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है। हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है, तो बीसल देव रासों में मिलता है। और कई बार मैं बता भी चुका हूँ, आषाढ़ से पद्मावती का बारहमासा जो शुरू होता है आषाढ़ मास से, और बीसल देव का जो शुरू होता है वो कार्तिक के महीने से शुरू होता है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। और महीना बारहमासे का याद रखिएगा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो की है। बी विकल्प सही है। और इसका अर्थ सभी जानते होंगे, आकाश है। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। 42वां प्रश्न है, हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुखरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया। लोक काव्य रूप मुखरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया अमीर खुसरो ने। मुखरी आप लोग जानते होंगे, उसमें सखी उत्तर देती है, लेकिन फिर उस ए सखी साजन ना सखी ये ऐसे करके पंक्तियाँ आती हैं और उसमें सही उत्तर दिया जाता है। मुकरी का अर्थ है कहकर मुकर जाना। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ठ भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ठ भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, तो वो कीर्तिलता है। 44वां प्रश्न, एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है।
यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। ए विकल्प सही है। कभी आप लोग मथुरा गए हों तो वहाँ की भाषा आप ओकार बहुला है, वाको, जाको, ऐसी भाषाएं, ऐसे शब्द। 45वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिस मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली में किया है। बी विकल्प सही है। 46वां प्रश्न, जो जिण सासण भास्यऊ सो भई कहियऊ सारू। ये सारू, सारा नहीं सारू है। जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। जो जिड़ सासण भास्यऊ, इतना ही पढ़ते ही आपको अगर रचनाकार पूछा गया है तो देवसेन लगाना है। देवसेन की ये पंक्तियाँ हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? नाथ पंथ में हुआ है। सी विकल्प सही है। 48वां प्रश्न है, बालचंद विद्या वही भाषा दुह नहीं लागी दुज्जन हासा। बालचंद विद्या वही भाषा दुह नहीं ला गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति की हैं। 49वां प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं। राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? बीसल देव रासो की है। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। 51वां प्रश्न है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? पृथ्वीराज रासो के द्वारा। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? अप्रामाणिक की बात आ जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या ये इन्हें अप्रामाणिक नहीं मानते हैं, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी अप्रामाणिक बूलर मानते हैं, सर्वाधिक यही माने हैं। गौरी शंकर हीरेचंद ओझा हैं। तो इसमें बी विकल्प सही हो गया। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड सभी जानते हैं, परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना जगनिक ने की है। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? बीसल देव रासो है। प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य, बीसल देव का उड़ीसा जाना और फिर पत्नी के द्वारा संदेश भेजना, ऐसी ही कुछ कहानी है इसकी। आदिकाल में आपको बताया भी गया था जब काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए गए सीरियल से। 55वां प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गए हैं। परमाल रासो जगनिक, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, बीसल देव रासो खुमाण रासो, बीसल देव रासो नरपत नाल, खुमाण रासो दलपत विजय। बीसल देव रासो नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमाण रासो दलपत विजय। 2 4 1 3 बी विकल्प सही हो जाएगा। कम से कम आपको 2 रचनाएं पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से लगा पाएंगे।
आदिकाल में इतनी कम रचनाएं हैं कि अगर उनको आप 10 से 15 बार भी ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग से हटेंगे नहीं। निम्नांकित में सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सर्वश्रेष्ठ की बात आए तो लुइपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि पिंगल भाषा में ही हुआ है। डी विकल्प असत्य है। सिद्ध साहित्य से संबंधित खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो विद्यापति सबसे पुराने हैं। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी विकल्प सही है। 60वां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर है। वीरता परक अगर रचनाएं नहीं होंगी तो लोग जागेंगे कैसे? वैसे भी सोए हुए थे, तो जगाने के लिए वीरता परक रचनाएं की गई। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। डी विकल्प सही है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहते हैं? देखिए, अपभ्रंश राजस्थानी जब मिल जाते हैं तो उसे डिंगल भाषा कहते हैं, और वहीं अपभ्रंश में जब ब्रज मिल जाती है तो उसे पिंगल कहते हैं। तो यहाँ पर राजस्थानी मिली है तो ये डिंगल भाषा है, अगर ब्रज मिल जाती तो पिंगल बन जाती। तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो गया। 64वां प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया है पिंगल भाषा। कि प्रादेशिक बोली मतलब राजस्थानी के साथ क्या मिला गया? अपभ्रंश के साथ क्या मिला दिया गया? ब्रज। तो वहाँ पर पिंगल भाषा बन गई। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद। दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? यहाँ पर किस होना चाहिए? दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? दोहा या दूहा कहने से, दोहा की जगह दूहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत का होता है। दूहा कहने से अपभ्रंश का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, अड़य कुमार चरिव, जसहर चरिव, पौम चरिव। तो पौम चरिव नहीं है, और पुष्पदंत की जो रचना है उसको जस महाड़य, उत्तर आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। आदि पुराण, उत्तर पुराण, अड़य कुमार चरिव,
जसहर चर्यु महापुराण, ये इनकी रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जस महाड़य उत्तरादि। 69वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अमीर खुसरो के विकल्प संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि दी इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि ईरान देश के लोगों द्वारा दी गई, सही बात है। अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दी गई। ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा है। इनके गुरु का नाम शेख सलीम चिश्ती था। तो इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, सभी लोग जानते हैं। दिल्ली में दरगाह बनी हुई है इनके गुरु की, और शेख सलीम चिश्ती नहीं थे। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा ग्रंथ के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका नायक जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला है। इसकी नायिका मालवड़ी है, मालवड़ी नहीं है, मारवड़ी है। और ये मालवड़ी जो है सह नायिका है, तो इसकी नायिका मालवड़ी नहीं मारवड़ी है। मालवड़ी जो है इसमें सहनायिका होती है। यह लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य में। ए विकल्प सही है। 72वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। तो पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और अमीर खुसरो जो है पटियाली जिला एटा में हुए थे। तो यही तथ्य गलत हो गया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये तो सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, ये भी बात सही है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, फारसी में पूछने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। बी और सी यहाँ पर सही उत्तर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। कालक्रम में असंगत का चयन करना है। स्वयंभू 9वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं 13वीं शताब्दी, जिनदत्त सूरी 11वीं 12वीं शताब्दी। इनकी एक रचना थी जो जिनदत्त सूरी की, उपदेश रसायन रास 1114 में आई थी। तो उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, जिनदत्त सूरी 11 और 11वीं 12वीं शताब्दी। 74वां प्रश्न है, अभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ? अभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। सी ऑप्शन सही है। EFGH, जी ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूरी ABCD लिख देते हैं लोग, टाइपिस्ट। 75वां प्रश्न है, कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी है। बी विकल्प सही है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी हैं। जम्बू स्वामी रास, जिनधर्म सूरी। 75 प्रश्न हो चुके हैं, 50 प्रश्न और बाकी हैं।
किसी दिन सोचते हैं कि एक लाइव सेशन रखा जाए और आप सभी साथियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो अगर आप लोग सहमत हों तो बताइएगा, किसी दिन रख लिया जाएगा। अन्यथा आप लोग कमेंट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी भी नहीं लाइव सेशन, बस अभी दिमाग में आया। और वहाँ पर पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों से हालचाल लिया जाएगा। हालांकि ये तो टेलीग्राम में मैसेज के द्वारा भी हो सकता है, तो खैर वो तो बातें होती रहेंगी। लेकिन आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 76वां प्रश्न है, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सी ऑप्शन सही है। 77वां प्रश्न है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। और ये आप देखेंगे अपने आसपास तो सही बात भी है। हर व्यक्ति ऊंचा है, हर व्यक्ति जो है अपने से नीचे ढूंढे रहता है। 78वां प्रश्न है, निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए। निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954, हिंदी भाषा और उद्भव का विकास 48, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी। और ये ग्रंथ किसका है आप लोग ज़रूर बताएं। सी ऑप्शन यहाँ पर संगत है। 79 है, निम्न में संगत विकल्प चुने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में आया था, जिस पर इन्हें 1996 में व्यास सम्मान भी मिला था, जब बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था। तो डी विकल्प यहाँ पर संगत है, बाकी सभी असंगत हैं। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल ग्रियर्सन और किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। उद्भव काल मिश्र बंधु नहीं, उद्भव काल वासुदेव सिंह ने नाम दिया है। और आपको बताया भी था मैंने कि वासुदेव क्या करेंगे, कृष्ण को कहा जाता है वासुदेव जो है हमारा उद्भव करेंगे, तो उद्भव काल। 81 है, निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चारण काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, यही असंगत है, बाकी सभी संगत हैं। चारण काल अभी आया आपको, जॉर्ज ग्रियर्सन या राम कुमार वर्मा जो भी हो, दोनों ने माना है। वीर काल वीर विश्व, आधार काल मोहन अवस्थी, आरंभिक काल मिश्र बंधु, तो ये सभी सही हैं। चारण काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं दिया है, रमाशंकर शुक्ल ने नहीं दिया है। 82 है, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। सी विकल्प सही हो जाएगा। असंगत विकल्प चुने। असंगत विकल्प बताना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी FEK। आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेन। तो ये असंगत है, बाकी सभी सही है। 84 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र, छायावाद नंदुलारे वाजपेयी, छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह। ये असंगत है और ये संगत है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली,
तो बी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 85 है, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। डॉक्टर नगेंद्र, स्वयंभू को किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बाकी सही हैं तीनों, केवल पहले को छोड़कर। 86 है, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। पुष्प कहाँ चढ़ाए जाते हैं? शिव पर। सरहपा हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, इसलिए बी विकल्प गलत हो जाएगा। शालिभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त, अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों सही हैं, ये दोनों सही हैं और ये सही है। बी विकल्प यहाँ पर असंगत है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 में हुआ। सामान्यतः यही माना जाता है, लेकिन अगर 83 न हो तो आप लोग 78 लगाइए, क्योंकि पहले ये 78 में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसमें गलतियां बहुत थी, जिनको सुधार करके 1883 में पुनः प्रकाशन हुआ और यही माना जाता है। एट्टी-एट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में निम्नलिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था, जिसे इन्होंने थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। 89 है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। बी विकल्प सही है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? शिव सिंह सरोज को पूछा जा रहा है कि किस वर्ष आया था, तो 83 में आया था, अभी बताया गया। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। 92 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को उत्थानों में वर्गीकृत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को उत्थानों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित उत्थानों और उनके समय के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा गड़बड़ है, आइए देखते हैं। प्रथम उत्थान 1868 से 1893 ईस्वी, द्वितीय उत्थान 93 से 1918, और ये 25-25 वर्षों में चले थे, सारे 25-25 के, केवल चतुर्थ उत्थान को छोड़कर। नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान, नई धारा तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान नामक कोई वही नहीं था। इसके पहले था पुरानी धारा, जिसका समय था 1843 से 1868। तो यहाँ पर केवल चौथा ही विकल्प ऐसा है जिसका समय और नाम सही नहीं है। (93) है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनाह स्थितियों का प्रतिफलन है। कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मना स्थितियों का प्रतिफलन है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो
भाषा वाले सेक्शन में खूब बताया गया है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, फिर उसके बाद 500 वर्षों तक प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। 95 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। यदि कहीं भी ईस्वी में पूछ लिया जाए तो 57 घटा के आप देख लें। अगर आपके जानकारी के अनुसार ना हो तो बिल्कुल तुरंत उसको 57 से घटा लें तो ईस्वी में आ जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने से सिर्फ प्रश्न गलत होते हैं। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। नाइन्टी 97 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। 1375 से 1700 तक भक्ति काल का समय माना है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन नाम आ जाए तुरंत नलिन बिलोचन शर्मा आपको याद आते होंगे, और बिल्कुल यही सही है। विकल्प में चलते हैं, सी विकल्प में नलिन बिलोचन शर्मा दिए गए हैं। 99 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो बख्शी का विमर्श नाम से आपको याद करवाया था मैंने साहित्य इतिहास लेखन में। जो पहला टेस्ट था बख्शी का विमर्श ऐसे करके बताया था कि आप लोग याद रखें। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है ये। 100वां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के क्या नाम हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। एक नाम और आता है कृष्ण बिहारी मिश्र, उसको आपको नहीं लगाना है, उसको तुरंत बाहर करना है। 100 प्रश्न पूरे हुए साथियों। आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया वीडियो समाप्त होने के बाद अवश्य दिया करें कि आपको ये प्रैक्टिस कैसी लगी, क्या आपके लिए ये उपयोगी है, यदि है तो कितनी है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इन सब चीज़ों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और ये प्रश्न आपके लिए कितना उपयोगी साबित हुए ये तो खैर परीक्षा के बाद पता ही चल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा 10 सेकंड का समय निकाल के एक कमेंट जरूर किया करें। 101 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं खुसरो। खुसरो की जगह कई बार एक नाम और आता है रईधु। आदिकाल के अंतिम कवि आता है और खुसरो न दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, रईधु मिलेंगे आपको, तो रईधु को लगाइए। 103 नंबर प्रश्न, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? बीसलदेव रासो। 104 नंबर प्रश्न, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो डिंगल चारण काव्य की भाषा है, सी ऑप्शन सही है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अगर यही संधा भाषा होता तो सही हो जाता। सा से सिद्ध, सा से संधा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों और उनके ग्रंथकारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों और उनके ग्रंथकारों के संबंध में
सही सुमेलित नहीं है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, रामकिशोर शर्मा। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, भगीरथ मिश्र। हेमंत कुकरेती का नहीं है। हेमंत कुकरेती ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 2015 में लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास, तो मोहन का विवेचन, मोहन अवस्थी। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई हैं। इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। आज ही आपको बता दिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर पेपर अभी तक जो मैंने 4 करवाए भी हैं, अगर आप केवल इसको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है पर्याप्त है। उन चारों को एक बार पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे मुझे यही लगा। और क्योंकि अति संभावित प्रश्नों को आखिरी समय के लिए मैंने इसीलिए रखा था। इसमें राजा विजयपाल के प्रेम व युद्धों का वर्णन हुआ है, तो विजयपाल की बात नहीं हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर आदि विद्वानों ने इसे सर्वथा अप्रामाणिक माना है। बिल्कुल माना है। तो इसमें क्या है? सी ऑप्शन असत्य है। राजा विजयपाल के प्रेम व युद्धों का वर्णन नहीं हुआ है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की युद्धों का वर्णन हुआ है। 108 नंबर प्रश्न, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो हो सकता है आपको बोरियत हो रही हो, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग रोक सकते हैं। हालांकि अब मात्र 16 प्रश्न ही बचे हैं, तो इतना पढ़ लीजिए। लेकिन अगर कभी भी बोरियत हो, थोड़ी देर 1 घंटे पढ़ने के बाद आप रोकिए, 25-30 मिनट 35 मिनट पढ़ने के बाद रोकिए और जाइए, पानी पीजिए, मुँह धुलिए, फिर आके पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? दोहा कोश। रासो ग्रंथों की भाषा है। रासो ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है रासो ग्रंथों में, प्राकृत अपभ्रंश या ब्रज का नहीं। 111 नंबर प्रश्न, असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए। पौमचर्यु स्वयंभू, पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद की रचना है। ए विकल्प असंगत है। 112वां प्रश्न है, असंगत बताना है। पुष्पदंत जसहरचर्यु, पुष्पदंत जसहरचर्यु, स्वयंभू रिट्ठड़ेमचर्यु, मधुकर कवि जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, ना कि मधुकर की। जिन दत्त सूरी उपदेश रसायन दास, तो सी विकल्प असंगत है, क्योंकि जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, ना कि मधुकर की। 113 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? संधिकाल के अंतर्गत सिद्ध और जैन साहित्य का वर्णन किया है। डी ऑप्शन सही है। 114 नंबर प्रश्न, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? तो ये साहस किया था
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ से। आदि पुराण आसान प्रश्न नहीं है, अभी जब आया था लास्ट टाइम उसमें स्टेट में 2019 वाले में, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि वहाँ पर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ लिया गया था, तो मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ दोनों दिया था और इस पर विवाद भी हुआ। बाद में दोनों को नंबर मिले, ठीक ठाक विवाद हुआ इस प्रश्न पर। तो कोई प्रश्न आसान नहीं होता है। आदि पुराण, महापुराण तथा जसहर चरिऊ के रचनाकार कौन हैं? आदि पुराण, महापुराण तो जस महाड़य उत्तर आदि ऐसे ही दे दी जाए तो जब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो तुरंत आप पुष्पदंत लगा देंगे। 117 नंबर प्रश्न, नागरी पिचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं? बृहद में 69 समय ही हैं, तो किसके अनुसार क्या है क्या नहीं है, केवल आप अपनी संख्या से मतलब रखिए, आपको केवल भटकाने के लिए ये सब चीज़ें जोड़ी जाती हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंदबरदाई किस राजा के आश्रित थे? चंदबरदाई किस राजा के आश्रित कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे, इसीलिए पृथ्वीराज रासो लिखा। असंगत कवि कौन है? असंगत कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, खालिक बारी, अमीर खुसरो, कर्पूर मंजरी, राजशेखर, राम सिंह। दंगवे पुराण, दंगवे पुराण भीम कवि। देखिए भीम जो है ना लड़ते भिड़ते रहते थे, बलशाली थे, और राम सिंह क्या? पाहुड़ दोहा। तो इनकी रचना याद रखिएगा, यही असंगत है, डी विकल्प। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? विद्यापति पदावली के बारे में कही है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? गोरखनाथ को माना है, बी विकल्प सही है। 122वां प्रश्न, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? राजसूय से माना है, इसका अर्थ होता है महान यज्ञ। 123वां प्रश्न, मेघदूत और संदेश रासक, मेघदूत और संदेश रासक किस ग्रंथ में मिलते हैं? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो बीसल देव रासों में मिलती है। बीसल देव का उड़ीसा जाना और फिर उसकी पत्नी द्वारा संदेश, तो ये सब चीज़ें, सी विकल्प सही है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? भृंग भृंगी संवाद, अभी आया था सुख सुखी संवाद, किसको कहा गया है? कमेंट करिए 124 और उसमें लिखिए भृंग सुख सुखी संवाद किसको कहा गया वो भी बताइए। 125वां प्रश्न है, द्वयाश्रय काव्य, द्वयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? द्वयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? हेमचंद ने की है, ए विकल्प सही है। और काफ़ी आज लंबा समय खिंच गया, हालांकि 125 प्रश्न थे और बहुत ही बेहतरीन थे। मुझे लगता है आदिकाल के लिए अब इससे बेहतर कुछ नहीं। और जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो कोशिश ये करें कि आदिकाल का सबसे पहले तो आप टेस्ट पढ़ें। जैसे आदिकाल पढ़ रहे हैं, सारे टेस्ट पढ़ लिए, उसके बाद क्या करें? रामबाण यानी ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 नाम से जो चल रही है उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद
आदिकाल से संबंधित कोई भी प्रश्न ले आइए, कहीं से भी ले आइए, किसी भी परीक्षा का ले आइए, और इसके बाहर हो तब आप मुझे उस प्रश्न को भेजिए। इन्हीं में से मिलेगा, इसका वादा है मुझे मेरा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल करके जाइएगा। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।